नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी शानदार, और भी जबरदस्त, और भी जिंदाबाद, धांसू बनाने के लिए आज मैं लेकर के आया हूं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति की किताब का अध्याय 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन, और आज है उसका लेक्चर नंबर 6। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे गुरुजी? तो आज हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। ठीक है, देखिए हमारे दो मुख्य मुद्दे थे संयुक्त राष्ट्र संघ में, एक तो ढांचागत या प्रक्रिया में सुधार करना और दूसरा न्यायाधिकार। तो आज हम जो बात करेंगे न्यायाधिकार की बात करेंगे। फिर एक बॉक्स में दे रखा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, तो इन महासचिवों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, ज्यादा रट्टा मारना, ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? तो अपन सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, बाकी इन पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार या जुरिस्डिक्शन जिसको कहा जाता है। देखिए न्यायाधिकार, जुरिस्डिक्शन या कभी कभार एक शब्द और प्रयोग होता है अधिकार क्षेत्र। और ये अधिकार क्षेत्र जो शब्द है ये आपने कक्षा 10 की राजनीति विज्ञान में अध्याय 2 संघवाद में भी पढ़ा होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, अपना अपना जुरिस्डिक्शन होता है। उसी जुरिस्डिक्शन को हम न्यायाधिकार भी कहते हैं और अधिकार क्षेत्र भी कहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि सर ये न्यायाधिकार, अधिकार क्षेत्र या जुरिस्डिक्शन होता क्या है? सीधी सी बात यह है कि कुछ एक ऐसा एरिया है जहां पर आपका अधिकार चलता हो, आपकी पावर चलती हो, उसको न्यायाधिकार कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि ये मेरा घर है और मेरा घर है तो इसमें मेरी बात तो मानी जाएगी, ऐसा मानना होता है। ठीक है, तो वहां मेरी पावर चलेगी। ऐसे ही जब हम केंद्र और राज्य सरकारों की बात करते हैं, तो जैसे मैं कहता हूं कि अगर मैं यूपी में रहता हूं तो आज मैं यूपी के जो भी मुख्यमंत्री हैं जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो वो जो कानून बनाएंगे वो मैं बिल्कुल मानूंगा। पर मध्य प्रदेश में क्या कानून बन रहा है उससे अपन को मतलब नहीं है, वो नहीं मानूंगा। ठीक है, और योगी जी ने जो कानून बनाया है वो सिर्फ यूपी पे ही लागू होगा, मध्य प्रदेश राजस्थान वाले मानने की जरूरत नहीं। तो यूपी गवर्नमेंट की जो क्षेत्राधिकार है वो कहां तक है? यूपी तक है। अब इसी प्रकार से अगर भारत सरकार कोई कानून बनाएगी तो वो भारत के सभी लोग मानेंगे, पर अमेरिका के माने, ऑस्ट्रेलिया के माने, ये नहीं जरूरी नहीं है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया वाले बनाए अपन माने ही नहीं। तो कुछ क्षेत्राधिकार है कि हमारे पास यहाँ पर पावर है, ये काम करने की जो पावर है वो हमारे पास है, उसी को हम न्यायाधिकार कहते हैं, उसी को हम क्षेत्राधिकार कहते हैं कि इन मुद्दों पर हमारे पास अधिकार है कि हम ये मामले संभाल सकते हैं, हमें पावर न दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार से अब हम जो बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार या जुरिस्डिक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को कहा कि जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों की बात होती है, चेंजेस की, रिफॉर्म्स की बात होती है, तो मुख्यतः दो बड़े मुद्दे उठते हैं कि एक तो जो ढांचागत प्रक्रिया है उसमें सुधार करा जाए। ठीक है, जो हम लोगों ने देख लिया, जिसमें मुख्यतः क्या था, सदस्यता की बात होती है कि सुरक्षा परिषद में हमें स्थायी सदस्य चाहिए या अस्थायी सदस्यों की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए, स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। तो सुरक्षा जो परिषद है उसमें बड़े बदलावों की मांग होती है। दूसरी बात है न्यायाधिकार की। न्यायाधिकार या जुरिस्डिक्शन जो है, सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्य क्या शांति और सहयोग ही करना है, उसके अलावा और कार्य नहीं है। तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो विकसित राष्ट्र है या पश्चिमी जो राष्ट्र है वो ये कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को मुख्यतः सुरक्षा के लिहाज से काम करना चाहिए, शांति और सहयोग बनाने का काम उसको करना चाहिए। परंतु जो विकासशील राष्ट्र है वो कहते हैं कि मानवीय विकास वाले जो काम है वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ को करने चाहिए। ठीक है, मानव अधिकारों वाले जो काम है वो करने चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने वाले जो काम है वो करने चाहिए। तो आइए आज जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार के बारे में। हम बात करेंगे आज फिर से वीटो की, हम बात यह भी करेंगे कि वीटो में कौन कौन से, कितने बार किसने इस्तेमाल करा है, इन सब की चर्चा करेंगे। सदस्यता का सवाल एक गंभीर सवाल है, लेकिन इसके अलावा भी विश्व के सामने कुछ ठोस मसले हैं। जब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता की, हम लोग बात करते हैं सुरक्षा परिषद में, हम सदस्यता की बात करते हैं, स्थायी अस्थायी सदस्यता की हम बात करते हैं, आम सभा में हम सदस्यता की बात करते हैं, तो एक बड़ा गंभीर सवाल है। अब देखिए, अब आप सभी को पता है कि जब यहां पर हम कह रहे हैं कि सुरक्षा परिषद, तो संयुक्त राष्ट्र संघ, तो उसमें एक आम सभा है और एक सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है।
अब आम सभा में तो हर कोई जुड़ सकता है और उसमें तो चाहता है संयुक्त राष्ट्र संघ कि पूरे विश्व के सभी जो देश हैं वो सभी देश जुड़े, जोड़ना चाहता है। मतलब लोगों को कहता है कि नहीं सब संयुक्त राष्ट्र संघ में जुड़िए, संयुक्त राष्ट्र संघ में जुड़िए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनिए। यहां तो सब जुड़ जाते हैं और यहां अगर आप देखें 1945 के बाद लगातार संख्या बढ़ती ही गई है। 1945 के बाद अगर आप देखेंगे तो जो देश आजाद हुए, उपनिवेशों से आजाद हुए, यूरोपियन कंट्रियों की गुलामियों से आजाद हुए, वो निरंतर संयुक्त राष्ट्र संघ में जुड़ते गए हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी गुट में रहे हों, चाहे वो अमेरिका वाले गुट में रहे हों, चाहे वो सोवियत संघ वाले गुट में रहे हों, और चाहे वो गुट निरपेक्षता वाले आंदोलन जो इसको भारत ने चलाया था उस वाले में रहे हो, परंतु वो संयुक्त राष्ट्र संघ में जुड़े। इसके बाद जो देश सोवियत संघ के विघटन के बाद आजाद हुए वो भी बाद में जाकर के जुड़े। बीच बीच में समय समय पर इस आम सभा की जो संख्या है लगातार बढ़ती गई, घटी नहीं है। परंतु सुरक्षा परिषद जो है, सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसमें पहले सिर्फ और सिर्फ 11 सदस्य थे, जिसमें 5 और 6 का रेशियो था बेटा, 5 स्थायी 6 अस्थायी। पर 1965 में आकर करके इस संख्या को कितना कर दिया गया, 11 से 15 कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 11 से 15 कर दिया गया 1965 में आकर करके। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था, तो भारत पाकिस्तान का युद्ध जिस वर्ष में हुआ था उस वर्ष में संख्या बढ़ा दी गई 11 से 15। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि जो ट्रिक है ना, वो ट्रिक आप अपने हिसाब से कैसे भी याद करने की, सन को याद करने का बस यह है कि आप अपने हिसाब से कुछ भी उसमें जोड़ सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। या जैसे ऐसा कर लीजिए 1965 में अगर आपके किसी का बर्थ हुआ हो तो वो वाली डेट आप याद रख लेना, 1965 में बढ़ा था, तो 11 से 15 का इसको कर दिया गया था। मतलब ये जो 4 की संख्या बढ़ी वो इसमें बढ़ी थी, इसको क्या कर दिया गया, 10 कर दिया गया। फिर 5:10 का जो रेशियो है वो यहां पर बना दिया गया था। तो ये सदस्यता वाला सवाल तो है ही, परंतु इसके अलावा और भी कुछ ठोस मसले हैं जो कि दुनिया के सामने है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे किए तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख इस सालगिरह को मनाने के लिए 2005 के सितंबर में इकट्ठा हुए। देखिए, अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने 60 साल पूरे किए, कब किए, देखो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई। अगर अब इसमें 60 साल अगर अपन जोड़ देते हैं तो इसका मतलब यह है कि 2005 में होगा। मतलब 24 अक्टूबर 2005 को पूरे के पूरे 60 साल होने वाले थे। ठीक है, और 60 साल रिटायरमेंट का टाइम आ गया था। ठीक है, 60 वर्ष की इनकी उम्र हो चुकी है, तो रिटायरमेंट का टाइम आ गया था, रिटायर कर देना चाहिए था, पर करा नहीं और करना भी नहीं चाहिए। एक अच्छी संस्था के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे विश्व में जाना जाता है, अच्छा काम कर रही है। 60 साल हो गए, तो अब 24 अक्टूबर को 60 साल होने वाले थे, तो इसलिए बोला कि यार 60 साल होने से पहले ही थोड़ा सा मिला जुला जाए और मुद्दों पर चर्चा करी जाए। तो 60 साल पूरे होने की खुशी में ही 2005 के सितंबर में सभी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो फिर से इकट्ठा हुए और कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बात करते हैं। इस अवसर मौजूदा स्थितियों की समीक्षा हुई और जो स्थितियां चल रही हैं उन स्थितियों की समीक्षा करेगी। समीक्षा का मतलब होता है एनालिसिस। ठीक है, एनालाइज करना कि जो अभी तक आज तक हम लोगों ने जो बातें करी हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी क्या कंडीशन है, वो काम सच में लागू हुए भी हैं या नहीं हुए हैं, क्या वो सच में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या सिर्फ वो हवा में ही चल रही हैं वो बातें, उनकी समीक्षा करी, एनालिसिस उसका करा है। तो इस अवसर मौजूदा स्थितियों की समीक्षा करी। इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया है। अब इस बैठक में जो भी नेता शामिल हुए उन्होंने बदलते हुए परिवेश में, देखिए समय के साथ सब कुछ बदलता है। ठीक है, 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना वो और आज 2022-23 में जब हम जी रहे हैं उस समय में बड़ा परिवर्तन है। या हम बात करें 1945 से 2005 तक भी देखें तो विश्व में बड़ा परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? सबसे पहली बात तो जितने भी देश गुलाम बने हुए थे उपनिवेशवाद के, वो सारे के सारे आजाद हो गए, पहला बदलाव। दूसरा बदलाव, जो दुनिया पे तीसरा विश्व युद्ध का संकट मंडरा रहा था वो संकट खत्म हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया और शीत युद्ध समाप्त हो गया। तीसरा बदलाव अगर देखें तो जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, जो साम्यवादी दल थे, वो भी पूंजीवादी बन गए। ठीक है, इसके बदलाव चौथा बदलाव देखें तो अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में था। पांचवा बदलाव अगर हम लोग देखें तो एशिया और अफ्रीका के काफी देश लगातार आर्थिक प्रगति के रूप में हम लोगों को देखने को मिलते हैं, एक प्रोग्रेस के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना था तो उस समय अगर मैं बात करूं, जितना आज जापान तरक्की पर है उतना जापान उस समय तरक्की पर नहीं था। ठीक है, जितना आज भारत में, चाइना में, इन देशों में अपनी इकोनॉमी को खोल दिया गया है उतना पहले खुली भी नहीं थी। भारत ने 1991 में आकर के अपनी अर्थव्यवस्था खोली, आर्थिक सुधार करे, और वहीं पर चाइना ने 1978 में आकर के, 1978 में आकर के आर्थिक सुधार करे। इनके बारे में आप बड़े अच्छे से परिचित हैं। तो 1945 से 2005 तक काफी कुछ बदला है,
बहुत कुछ बड़े बड़े बदलाव आए हैं। तो जब बदलाव आए हैं तो उन बदलावों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ का भी बदलना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस आना जरूरी है, जिससे कि वो आज की जरूरतों को फुलफिल कर सके, आज की जरूरतों को मान सके, आज की जरूरतों को लोगों के अनुसार पूरा कर सके। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा प्रासंगिक बनाने, प्रासंगिक का मतलब क्या है, रिलेवेंट बनाने के लिए, भाई जैसी हमारी आज की जरूरत है वैसा काम संयुक्त राष्ट्र संघ कर सके, रिलेवेंट बनाने के लिए कुछ निम्नलिखित मुद्दों, फैसलों को उठाया गया है। सबसे पहला कहा गया शांति संस्थापक आयोग का गठन किया जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई कि शांति संस्थापक आयोग का गठन करा जाएगा। इसको इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों पीस बिल्डिंग कमीशन। बोला गया कि पीस बिल्डिंग कमीशन या शांति स्थापना संस्थापक आयोग बनाया जाएगा, जिसमें क्या होगा, शांति के लिए काम होंगे, ठीक है, पीस बनाए रखने के लिए, पूरे विश्व में जो है पीस बनाए रखने के लिए काम होगा कि वह शांति पूरे विश्व में बनी रहे, जो कि एक मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ का शुरुआत से रहा है। और यहाँ पे जो तस्वीर दिखाई गई है वो शांति के पर्पज से दिखाई गई है कि जीवन में भी शांति होनी चाहिए, और जो शांति है वो अंदरूनी होनी चाहिए कि जीवन में कुछ भी हो रहा हो हम इतने मजबूत अंदर से रहे कि उन बातों का हम पर प्रभाव ना पड़े, या उन बातों से हम इतने ना बदल जाए या इतने परेशान ना हो जाए कि हम पूरा सब कुछ ही अपने आप को बर्बाद खत्म करने की बात कर लें। देखिए, विश्व में शांति बनना बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए बहुत सारे जो संगठन है ना वो काम कर रहे हैं, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो, आपने क्षेत्रीय संगठनों की बात करिए। परंतु बच्चों, जीवन में, खुद के जीवन में शांति बनी रहे, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ काम किसी को करना होता है तो वो हमें करना होता है, क्योंकि बाकी सब तो जीवन में, हमारे जीवन में अशांति बनाने वाले ही काम करते हैं। भाई पूरे विश्व में शांति बनाने के लिए तो अनेकों संगठन काम कर रहे हैं, पर हमारे निजी जीवन में शांति बनाने के लिए तो पूरा विश्व अशांति वाले ही काम कर रहा है। वो फालतू क्या करके टेंशन देगा, वो ऐसा कर ले, ये कर ले, वो कर ले, पर खुद के जीवन में शांति बनाए रखना और खुद को बेहतर व्यक्ति बनाना, ये सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के हाथ में तो हमारे हाथ में, कि हम एक अच्छा जीवन जिए और शांतिपूर्ण जो जीवन होता है वो वाला जिए। तो अंदर से शांत होना और अंदर से बेहतर होना वो बड़ा जरूरी है। जैसे यहाँ पे एक तस्वीर भी दिखाई गई है, और मेरा हमेशा ऐसा पर्सनली मानना है कि जब भी कुछ ऐसा टॉपिक्स आते हैं तो जरूरी नहीं है कि उन टॉपिक्स के रिगार्डिंग ही हम तस्वीर दिखाएं। शांति संस्थापक आयोग का मैं आपको कोई तस्वीर दिखा दूं, कोई मीटिंग की तस्वीर दिखा दूं, आपको अब उस मीटिंग की तस्वीर से आप क्या, हाँ मीटिंग हो रही है, दैट्स ऑल। बट कभी कभार कुछ ऐसे शब्द आते हैं तो वहां पर हम लोगों को ऐसी तस्वीरों का प्रयोग करना चाहिए जहां पर हम बच्चों को और भी कुछ बता सके, और भी कुछ मोटिवेशन दे सके। मैं एक छोटा सा जिक्र करता हूँ, अभी कुछ समय पहले की बात है, 11वीं इकोनॉमिक्स की मैं क्लास ले रहा था, मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो उस समय एक था लघु जलीय प्लांट। लघु जलीय प्लांट मतलब होता है स्मॉल हाइड्रो प्लांट। जैसे आप बड़े हाइड्रो प्लांट के बारे में आप लोगों ने सुन रखा है ना, जैसे बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, फिर उस पर बिजली बनाने वाला जो काम है वो किया जाता है, तो उसको भी अपन प्लांट ही कहते हैं। तो वहां पर लघु जलीय प्लांट था, और वहां पे प्लांट का मतलब क्या है कि इस प्रकार की व्यवस्था करना जहां से हम बिजली जनरेट कर सकते हैं पानी के द्वारा, वो प्लांट उसको था। परंतु मैंने वहां पे प्लांट की फोटो में कोई पेड़ लगवाया। मैंने मैम को कहा था कि मैम आप पेड़ लगाइएगा वहां पे। वो क्यों लगवाया? वो इसलिए लगाया कि जब भी प्लांट का नाम आएगा तो बच्चों को याद हो, मनीषा ने पेड़ दिखाया था, पर पेड़ है नहीं, ये कौन सा वाला प्लांट है, वो वाला प्लांट है। तो कुछ थोड़ा सा हट गया, हट करके, नहीं तो बच्चों अरे प्लांट प्लांट प्लांट, वो पेड़ वाला प्लांट की बात कर रहे होंगे मनीषा, नहीं ये प्लांट वो नहीं है। तो थोड़ा सा हट कर करके हमें कुछ चीज़ों को कभी समझना चाहिए। शांति संस्थापक आयोग, और हर व्यक्ति अगर खुद के अंदर शांति महसूस कर लेगा, आस पड़ोस में शांति देगा, तो विश्व खुद पे खुद ही शांति हो जाएगा, संस्थाओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर दूसरी बात क्या कहेगी, यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले, इस बात की स्वीकृति। देखिए, अब हर जगह जो भी ये बातें या ये जो कर रहे हैं, इनमें थोड़ी थोड़ी कमियां आएंगी, उन कमियों को भी हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने कहा कि शांति संस्थापक आयोग बनाएंगे, पर वो कहाँ शांति स्थापित करेगा और शांति का उसका दायरा कहाँ तक का होगा, वो बात। दूसरी बात क्या कहेगी कि कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों को अगर अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाता है, कि भैया अत्याचार वहां पर हो रहे हैं और अत्याचारों में बचाने से कोई राष्ट्र असफल हो गया अपने नागरिकों को, तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले। मतलब जो विश्व बिरादरी है, मतलब पूरा जो विश्व है, वो इसकी जिम्मेदारी ले और वहां के नागरिकों को अत्याचारों से बचाए। तो भैया सवाल ये आता है, विश्व बिरादरी क्यों ले, और किस स्तर तक विश्व बिरादरी बचाएगी, कैसे बचाएगी, क्या करेगी? और मान लो उस देश के नागरिकों पर अत्याचार कोई विश्व ही कर रहा हो, तो फिर क्या कर लेंगे? ऐसे सवाल आते हैं।
मानव अधिकार परिषद की स्थापना 2006 के 19 जून से सक्रिय है। तो मानव अधिकार परिषद की स्थापना, ठीक है, मानव अधिकार परिषद की स्थापना करी गई, मतलब ह्यूमन राइट जो काउंसिल है वो बनाया गया। और कब से जारी है ये? 2006 के 19 जून से, 19 जून 2006 से जारी है। और ये मैंने एक तस्वीर जो आपको दिखाई है ह्यूमन राइट्स की, मानव अधिकार की दर्शाई है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने पर सहमति, मतलब यहाँ पे जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उन डेवलपमेंट गोल्स को, जो हमारे विकास के लक्ष्य हैं उन विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की बात है। हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा, आतंकवाद का कोई भी रूप हो उसकी क्या करनी है? निंदा करनी है, उसकी बुराई करनी है, ठीक है। यह भी एक बड़ा मुद्दा 2005 में उठाया गया कि किसी भी प्रकार का जो भी आतंकवाद हो उस आतंकवाद की बुराई करनी है, उसकी निंदा करनी है, चाहे वो कैसा भी हो। जैसे यहाँ पर आतंकवाद से कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं और हो जाते हैं, तो जो स्थिति होती है, ठीक है, वो इस प्रकार की होती है। एक लोकतंत्र कोष का गठन करना है। कोष मतलब क्या होता है? फंड होता है, ठीक है। तो उसमें लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र को बढ़ाए रखने के लिए हम फंड का गठन करेंगे। ट्रस्टीशिप काउंसिल न्यायशीलता परिषद को समाप्त करने पर सहमति, और जो ट्रस्टीशिप काउंसिल बनी हुई थी उसको समाप्त करने पर भी यहाँ पर सहमति बन जाती है। ये समझना कठिन नहीं कि ये मुद्दे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बड़े पेचदार है। देखिए, अब जैसे वहां पर सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने के लिए जो आया था कि मापदंड ये होने चाहिए, तो उसमें भी काफ़ी बड़े सवाल थे कि कितनी बड़ी आर्थिक शक्ति, कितनी बड़ी सैन्य ताकत, कितनी बड़ी आबादी, कितना बड़ा बजट में कंट्रीब्यूशन, कितनी सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताएं होनी चाहिए, इस प्रकार के सवाल उठे थे। यहाँ पर भी अगर बात करें तो ये भी थोड़ा सा राष्ट्र संघ के लिए बड़ा पेचदार है, थोड़ा सा बड़ा डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स जो है वो है। शांति संस्थापक आयोग को क्या करना चाहिए? सबसे पहला हमने क्या कहा था कि शांति संस्थापक आयोग का गठन किया जाएगा। तो ये जो शांति संस्थापक आयोग है उसको क्या करना चाहिए बच्चों? ये जो पीस बिल्डिंग कमीशन बनाया गया, करेगा तो करेगा क्या? दुनिया में बहुत से झगड़े चल रहे हैं, ये आयोग किस में दखल देगा? अब दुनिया में भैया बहुत से झगड़े चल रहे हैं, ठीक है, देश के नागरिकों के बीच में भी चल रहे होंगे, दो देशों के बीच में भी चल रहे होंगे, आस पड़ोस के जो देश है उनके बीच में भी चल रहे होंगे। तो कहां कहां ये झगड़ों को सुलझाएगा और किन किन झगड़ों में इसको इंटरफेयर करना है और किस झगड़े में इंटरफेयर इसको नहीं करना है, कौन तय करेगा? शांति संस्थापक आयोग बना दिया गया है, पर ये करेगा तो करेगा क्या? दुनिया में बहुत सारे झगड़े हैं, उनमें से किन किन झगड़ों पे ये इंटरफेयर करेगा और किसमें नहीं करेगा। हर झगड़े में दखल देना क्या इस आयोग के लिए उचित अथवा संभव होगा? तो जो भी झगड़ा हो रहा है क्या उसमें दखल देना इसके लिए उचित या अथवा संभव होगा या नहीं होगा? तो जो भी झगड़ा पूरे विश्व में कहीं पर भी, कोई भी दो देशों के बीच में, किसी के बीच में भी अगर झगड़ा चल रहा है तो क्या उसमें ये दखल देगा और उसका दखल देना क्या उचित है या संभव है, पॉसिबल है? ठीक इसी तरह ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि अत्याचारों से निपटने में विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी क्या होगी। जैसे ये कहा गया कि जब देश के नागरिकों पर अत्याचार हो रहे हैं और उसमें देश की सरकारें उन नागरिकों को बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी उसका उत्तरदायित्व ले, उसकी जिम्मेदारी ले। तो फिर सवाल यहाँ पर यह आता है कि विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी क्या होगी? विश्व बिरादरी या जो वर्ल्ड है ये क्या रोल अपना प्ले करेगा? किस प्रकार से उन अत्याचारों से निपटने का काम करेगा? किस प्रकार से उन अत्याचारों को खत्म करने का काम करेगा? रोल क्या है एग्जैक्टली? मेन इशू देखिए, मैं एक बात ये कहता हूं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो एक संस्था है, एक संगठन है, ये बहुत अच्छा संगठन है बेटा, नो डाउट। और इसने सच में बहुत बेहतर तरीके से काम करा है, इसमें मैं तारीफ ही करता हूं संयुक्त राष्ट्र संघ की। और समय समय पर इसने शांति स्थापित करने का, देशों के बीच बेहतर संबंध बनाने का, इन सब पे काम करा है। परंतु पूर्ण रूप से हम कहें कि हर चीज वो पॉसिबल हो जाए, वो नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ कमियां भी हैं। जैसे कि कह सकते हो कि आप जो बड़ी शक्ति है उनके दबाव में काम करता है और करता है, ये तो जैसे जनरली बातें हैं जो आगे भी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट विश्व बिरादरी की क्या जिम्मेदारी होगी? एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पूरा डिफाइनिंग होना चाहिए कि वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता, वो डिफाइनिंग हमें नहीं देखने को मिलती। बाकी संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत अच्छी संस्था है और उसमें जुड़े रहना भी हमारा बड़ा जरूरी है। बस संयुक्त राष्ट्र संघ हमें स्थायी सदस्यता की सीट दे दे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और दे ही देनी चाहिए जल्दी, क्योंकि जो मापदंड उनके हैं उन मापदंडों पे भारत बिल्कुल उचित खड़ा उतरता है, ठीक है, बिल्कुल सही उन पे सेट होता है भारत। और भारत को 100% परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी की सीट मिलनी चाहिए।
इसकी तरफदारी जो है मैं तो करता ही हूँ क्योंकि मैं भारतीय हूँ, आप भी करते हैं क्योंकि आप भारतीय हैं, पर दुनिया में काफ़ी देश ऐसे हैं जो मानते हैं कि भारत को यूएनएससी की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। और अगर इस बात को यूएनओ जितना जल्दी समझ लेना वो ही अच्छा है कि हाँ भैया इंडिया को परमानेंट सीट दे दो। बट एक्चुअल में हम ये बात देखेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत, जब हम ये चर्चा करेंगे कि क्या क्या समस्या है भारत के सामने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की, सबसे पहली बात तो ये आती है कि अगर भारत को सीट दी जाए तो इसका मतलब तो फिर जैसे ब्राज़ील हो गया, जापान हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, ये भी बढ़ती हुई ताकतें हैं, इनको भी सीट मिलनी चाहिए, इजराइल को भी मिलनी चाहिए सुरक्षा परिषद में। फिर किन किन को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की सीट दी जाए। दूसरा सवाल ये आता है कि अगर सीट देनी है और विश्व में प्रतिनिधित्व को सुधारना ही है तो सबसे पहले तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, इन दो कॉन्टिनेंट से किसी ना किसी देश को सुरक्षा परिषद में बिठाओ, क्योंकि इन दोनों महादेशों से, इन दोनों महाद्वीपों से कोई भी देश सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में नहीं है। क्योंकि यूके और फ्रांस यूरोप से है, यूएसए जो है वो उत्तर अमेरिका से है, और चाइना जो है वो एशिया से, और रशिया यूरोप और एशिया से। तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से तो कोई भी नहीं है, तो सबसे पहले वहां से बिठाओ। तो ऐसे सवाल हमारे सामने, ऐसी समस्याएं कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने आ रही है, परंतु फिर भी हम कहते हैं कि भारत एक उचित मापदंड पे है कि भैया उसको संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता मिलनी ही चाहिए, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। मानवाधिकार क्या है और इस बात को कौन तय करेगा कि किस स्तर का मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अब मानवाधिकार क्या है और कौन से स्तर का मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है, कौन तय करेगा। मानवाधिकार उल्लंघन की दिशा में क्या कार्रवाई की जाए, इसे कौन तय करेगा। बहुत से देश अब भी विकासशील जगत का हिस्सा है। अब मानवाधिकार की उल्लंघन की दिशा में कार्रवाई क्या करी जाए, ठीक है, इसे कौन तय करेगा। ठीक है, अब देखिए मानवाधिकार अगर कहीं पर होते हैं तो जनरली वो देश के भीतर होते हैं, ठीक है, किसी देश की सीमा क्षेत्र के अंदर होते हैं। और देश की सीमा क्षेत्र के अंदर कौन से मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है, वो तो उस देश का संविधान, उस देश की कानून व्यवस्था, उस देश की संसद तय करेगी। तो फिर इन लोगों का संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या रोल है, क्या रोल है। और अगर कोई बाहर से कोई देश कहता है कि नहीं भाई साहब वहां पर तो मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो देश सीधा सा कहेगा साहब हमारी संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, कोई भी देश हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे, इंटरफेयर ना करे। फिर तो मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जो हो रहा है वो कितना हो रहा है उसको कौन तय करेगा और उस पर क्या डिसीजन होगा ये कौन तय करेगा। और विकासशील जगत में अभी बहुत सारे देश हैं। ऐसे में सतत विकास लक्ष्यों में निर्धारित विकास संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को मानक बनाना कहां तक व्यवहारिक है। अब विकासशील जगत है, देखिए अभी जो विकासशील देश हैं इन सबको आर्थिक विकास तो करना ही करना है, उसके साथ साथ सामाजिक विकास भी करना है। सामाजिक विकास का मतलब क्या है, गरीबी को दूर करना है, हर व्यक्ति को मकान देना है, हर व्यक्ति को रोजगार देना है, ये सब कुछ सामाजिक विकास करना है। आर्थिक विकास करना है। अब आर्थिक विकास का मतलब क्या है कि भैया वहां पर जीडीपी का बढ़ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बढ़ना है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ने का मतलब ये है कि देश में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ना। वस्तु सेवाओं के उत्पादन बढ़ने का मतलब ये है कि वहाँ पे खूब उद्योग लगे, खूब फैक्ट्रियाँ बने। अब उद्योग फैक्ट्री लगेगी मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ेगी, हमारे पर्यावरण को खराब भी करेंगी, ठीक है। तो अब एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ हम क्या कहते हैं, सतत विकास लक्ष्य। ये जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा था, सतत पोषणीय विकास, ठीक है, या धारणीय विकास, जहाँ पे क्या है कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हमें आज की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की जरूरतों को ध्यान रख करके विकास करना है। अब आज पूरी दुनिया कहती है कि सतत पोषणीय विकास करो, सतत पोषणीय विकास करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, ठीक है, उद्योग कम से कम लगाओ, कार्बन डाइऑक्साइड ना छूटना चाहिए, ठीक है, पर्यावरण को नुकसान मत पहुंचाओ। भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर इसका मतलब तो फिर ये हो गया कि बेचारे ये देश तो कभी आर्थिक विकास ही नहीं कर सकते, कभी अपना इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं तो क्या करना होगा कि आपको थोड़ा बहुत तो पर्यावरण के साथ जो है कॉम्प्रो करना ही करना पड़ेगा। तो ऐसे में सतत तो विकास लक्ष्य में निर्धारित विकास संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को मानक बनाना कहां तक व्यवहारिक है, मतलब जो सतत विकास वाले लक्ष्य हैं उनको मानक, उनको एक स्टैंडर्ड बनाना कहां तक ठीक है। क्योंकि अगर आप ये बना रहे हो कि सतत पोषणीय विकास हो, अरे भैया जितने विकसित देश हैं वो तो सारे के सारे विकास करके बैठे हैं, अब इनको विकास करने की बारी आई तो आप कहते हो सतत पोषणीय विकास के बारे में सोचो, उद्योग मत लगाओ, इनसे नुकसान होता है, पर्यावरण को बचाओ। तो कहीं ना कहीं ये तो इन लोगों के साथ चीटिंग है। क्या आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है? अब आतंकवाद होता क्या है,
पहली बात तो ये आतंकवाद मतलब एक इस प्रकार की गतिविधि है बेटा जिसमें हिंसा समाई हुई है और किसी देश के आम नागरिकों को मारा जाता है, कष्ट दिया जाता है, वो एक प्रकार से आतंकवाद की परिभाषित करी जाती है। पर फिर भी एक सर्वमान्य परिभाषा क्या होगी आतंकवाद की? संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतंत्र को बढ़ावा देने में धन का इस्तेमाल कैसे करेगा? ऐसे ही और भी सवाल किए जा सकते हैं। अब कहा गया कि लोकतंत्र के लिए हम लोकतंत्र कोष स्थापित करेंगे, तो लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए धन का इस्तेमाल कैसे करोगे भैया? कैसे धन का इस्तेमाल करोगे? इस प्रकार के और भी सवाल हैं, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ पर उठाए जा सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं वो है ट्राइगव ली, 1946 से 1952, और ये कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। देखो बच्चों, अब इनका आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करना, आपको 9 अभी तक महासचिव बने हैं, उन 9 महासचिव का लिस्ट में आप लिख लेना, जो मैंने पॉकेट डायरी आपको बता रखी ना, उस पॉकेट डायरी में लिख लेना। सबसे पहले ये वाला, फिर 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 ये वाला, और उनका टाइम पीरियड और वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इतना कर लेना बस। बाकी वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या योगदान है, क्या नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ट्राइगव ली कब से कब तक रहे? 1946 से 1952 तक रहे। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। वकील और विदेश मंत्री रह चुके हैं नॉर्वे में। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में युद्ध विराम के प्रयास किए, ठीक है। तो कश्मीर को लेकर करके मतलब 1947 में 47-48 में जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी कश्मीर के मुद्दे को लेकर करके, जब हरि सिंह भारत के पास आते हैं और भारत में मिलने का विचार रख देते हैं और भारत सरकार से मदद मांगते हैं, तो उस समय युद्ध विराम के लिए मतलब युद्ध को रोकने के लिए इन्होंने बड़े प्रयास करे थे। किसने? ट्राइगव ली ने। कोरिया युद्ध में शीघ्र समाप्त करवाने में नाकामयाब रहने पर आलोचना, और जो कोरिया युद्ध हुआ था याद करिए 1950-53 वाला जो दौर है, उसमें शीघ्र समाप्त करवाने में नाकामयाब रहे, मतलब जल्दी से उस युद्ध को समाप्त नहीं करवा पाए, तो इसलिए उनकी क्या हुई थी? आलोचना हुई थी। दोबारा महासचिव बनने का सोवियत संघ ने विरोध किया, महासचिव के पद से त्यागपत्र। और इनका दोबारा महासचिव बनने के लिए इनकी इच्छा थी कि भाई मैं दोबारा महासचिव बन जाऊं, पर सोवियत संघ ने बोला नो 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 नो, चलो चलो भाई एंडिंग कर दो आप अपना कार्यकाल। तो फिर इन्होंने महासचिव के पद से त्यागपत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया। ये है ट्राइगव ली, 1946 से 52, कंट्री नॉर्वे। फिर बात कर लेते हैं डेग हैमरशोल्ड, 1953 से 1961, स्वीडन से हैं। ये डेग हैमरशोल्ड वही डेग हैमरशोल्ड है जिन्होंने ये कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए नहीं है परंतु नरक से बचाने वाला जो संगठन है वो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है। तो डेग हैमरशोल्ड ये 1953 से 61 तक रहे। कहाँ से है? स्वीडन से है। नॉर्वे स्वीडन भी मतलब दबदबे वाले देश है बेटा। अर्थशास्त्री रहे और वकील भी रहे। स्वेज नहर से जुड़े विवाद को सुलझाने और अफ्रीका के अनुपनिवेशीकरण के लिए काम किया। तो स्वेज नहर का जो मामला था उसको सुलझाने के लिए, ठीक है, अगर आपका क्लास 11th में इको थी तो आपने पढ़ा होगा स्वेज नहर के बारे में, और अफ्रीका को औपनिवेशीकरण मतलब अफ्रीका को आजाद कराने के लिए इन्होंने बड़ा काम किया है। कोंगो जो संकट हुआ था, ठीक है, कोंगो संकट जो हुआ था उस संकट को सुलझाने की दिशा में भी इन्होंने प्रयास किए हैं। मरणोपरांत उनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। मरणोपरांत का मतलब क्या होता है? मर जाने के उपरांत, ठीक है। मरणोपरांत, मरने के उपरांत मतलब मरने के बाद, ठीक है। कुछ प्राइजेस या कुछ ऐसे इनाम होते हैं जो मरने के बाद दिए जाते हैं कि हाँ साहब यार वो व्यक्ति तो बहुत बड़ा गजब का व्यक्ति था, हाँ तो अब उसको प्राइज दो। तो मरणों उपरांत, मरने के बाद इनको नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। सोवियत संघ और फ्रांस ने अफ्रीका में इनकी भूमिका की आलोचना करी थी। सोवियत संघ और फ्रांस इन्होंने अफ्रीका में जो इनकी भूमिका थी औपनिवेशीकरण के लिए उसकी इनकी आलोचना करी थी। यह है डेग हैमरशोल्ड 1953 to 61 फ्रॉम द स्वीडन। फिर बात करते हैं यू थांट 1961 से 1971, ठीक है। यू थांट क्या नाम है? यू थांट 1961 से 1971, कहां से? बर्मा या म्यांमार, ठीक है। तो अब ये देखिए ये अपने पहले एशिया से महासचिव बने। नॉर्वे स्वीडन दोनों यूरोप में थे, ठीक है। एशिया से पहले महासचिव बनने वाले हैं यू थांट। ये शिक्षक रहे और राजनयिक रहे। शिक्षक मतलब टीचर रहे, राजनीतिक कूटनीतिक रहे मतलब डिप्लोमेट रहे, जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पे उनकी देशों के बीच में संबंध बनवाने वाले व्यक्तियों में इनको जाना जाता है। क्यूबा के मिसाइल संकट के समय समाधान, तो क्यूबा का मिसाइल संकट आप सभी को याद है, उसके समाधान के लिए इन्होंने काम किया।
कोंगो के संकट की समाप्ति के लिए इन्होंने प्रयास करा कि जो कोंगो का संकट है वो समाप्त हो जाए। साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना बहाल करी। साइप्रस एक कंट्री है जो कि यूरोपियन यूनियन का भी भाग है, याद करिएगा, आपको मैंने पढ़ा रखा है। शांति सेना बहाल करी। वियतनाम युद्ध अमेरिका की आलोचना करी, और वियतनाम जब युद्ध चल रहा था, ठीक है, तो उस समय अमेरिका की आलोचना करी। ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका की आलोचना इन्होंने करी है, क्योंकि वियतनाम एशिया का देश है और ये भी एशिया से अपने होते हैं, तो ये भी अपने थे, तो भाई अमेरिका चलो अब मैं बैठा हूँ यहाँ पर, अब तुम्हारे नीचे लगी भग जाओ ऐसे। तो ये है यू थांट, नाम भी गजब है, यू थांट। इनको तो यू बोलते, यू डांट, आप डांटो, तो उन्होंने डांट दिया अमेरिका को। ठीक है, चलिए अंकल, थैंक यू सो मच। फिर बात करते हैं कुर्द वर्ल्ड हिम 1971 से 1981 तक। ऑस्ट्रिया कूटनायक और विदेश मंत्री रहे। नाम्बिया और लेबनान की समस्याओं के समाधानों के लिए प्रयास किया है। नाम्बिया और लेबनान की जो समस्या थी उनके समाधान के लिए प्रयास किया। बांग्लादेश में राहत अभियान चलाया। तीसरी बार महासचिव पद पर चुने जाने की दावेदारी का चीन ने विरोध करा, और तीसरी बार जब इनको महासचिव बनाया जा रहा था तो चीन ने बोल दिया चलो भैया आपका भी कार्यकाल खत्म है, आप भी चले जाइए। ये भी ऑस्ट्रिया, मतलब ये भी यूरोप से ही बने हैं। फिर बात करते हैं जेवियर पेरेज द कुयार 1982 से 1991, और कहां से है? पेरू से है। पेरू कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। तो ये दक्षिण अमेरिका से पहले महासचिव चुनने वाले हैं। 3 यूरोप से हो गए, 1 एशिया से और 1 यहाँ से। ये भी वकील रहे, राजनयिक भी रहे। साइप्रस, अफगानिस्तान और अल सल्वाडोर में शांति स्थापना के लिए प्रयास किए हैं। नाम्बिया की आज़ादी के लिए मध्यस्थता करी है। फॉकलैंड युद्ध के बाद ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में मध्यस्थता करी है। तो यह है कुयार। फिर बात करते हैं बूतरस घाली। क्या है? बूतरस घाली 1992 से 1996। कहां से? मिस्र से। इंग्लिश में मिस्र को इजिप्ट कहा जाता है, ठीक है, और मिस्र इजिप्ट कहां पर है? अफ्रीका में। तो ये अफ्रीका से पहले है। तो एशिया से पहले यूथांट है, और अफ्रीका से महाद्वीप से जो पहले हैं वो बूतरस घाली है। ये भी राजनयिक रहे, डिप्लोमेट रहे, विधिवेता रहे, मतलब कानून के बड़े अच्छे जानकार रहे, और विदेश मंत्री भी रहे। एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट जारी करी कि एजेंडा फॉर पीस की शांति के लिए जो एजेंडा है वो नामक एक रिपोर्ट जारी करी। मोजाम्बिक में संयुक्त राष्ट्र संघ का सफल अभियान चलाया। मोजाम्बिक, बोस्निया और सोमालिया और रवांडा में संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताओं के लिए आरोप लगे। गंभीर असहमतियों के कारण अमेरिका ने दोबारा महासचिव बनने का विरोध करा। देखो भैया, 5 जो यूएनएससी में बैठी ताकतें हैं उन्होंने वीटो लगा करके प्रयोग करा। एक बार अमेरिका ने, एक बार सोवियत संघ ने, एक बार चीन ने। तो यह है बूतरस घाली। फिर बात करते हैं कोफी ए अनान 1997 से 2006, घाना। तो ये भी अफ्रीका से आ गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले अधिकारी, पहले शुरुआत में अधिकारी भी रह सके हैं दूसरे पोस्टों पे। एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष इन्होंने बनाया, वर्ल्ड का फंड बनाया कि इन बीमारियों से लड़ने के लिए पैसा चाहिए। अमेरिका नेतृत्व में इराक पर हुए हमले को अवैध करार दिया। तो अमेरिकी नेतृत्व में जो इराक पर हमला हुआ था उसको अवैध बताया। 2005 में मानवाधिकार परिषद और शांति संस्थापक आयोग की स्थापना करी, और 2001 में इनको भी नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। अब देखिए, इन चीज़ों में आपको ध्यान रखने वाली क्या बात है। पहली बात तो क्या रखना है, इन सबके नाम, इनका टाइम पीरियड और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये दो पहली बात। ये तीनों एक साथ ही आएंगी। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये, कौन कौन से महाद्वीप से बने और पहला कौन है उन महाद्वीपों से, ये जरूरी है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये आ जाती है बच्चों कि नोबेल शांति पुरस्कार या कोई पुरस्कार मिला है तो किसको मिला है। जैसे एक पहले मिला था और एक अब यहाँ को इनको मिला है, कोफी ए अनान को। बान की मून, क्या नाम है? बान की मून 2007 से 2016 कोरिया गणराज्य दक्षिण कोरिया, मतलब साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया भी कहां पर है? एशिया में ही है। तो एशिया से भी दूसरे बन के कूटनीतिक और विदेश मंत्री रहे। इस पद पर बैठने वाले दूसरे एशियाई हैं, ठीक है। पहले वाले तो यूथांट है। जलवायु परिवर्तन पे प्रकाश डाला कि भैया क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ध्यान दे लो, नहीं तो क्लाइमेट अपन को बर्बाद कर देगा। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जो है, मिलेनियम डेवलपमेंट जो गोल्स हैं और सतत विकास लक्ष्य पर ध्यान दिया। यूएन वीमेन के निर्माण के लिए काम किया, तो यूएन वुमेन के लिए काम करा। युद्ध वियोजन और परमाणु निरस्त्रीकरण पर जोर दिया कि परमाणु का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यह है बान की मून। फिर बात करते हैं जो अभी हाल फिलहाल मौजूद में है, अंतोनियो मनुएल दे ओलिवेरा गुटेरेस। आपको नाम सिर्फ गुटेरेस याद रखना है, ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस, इतना सा लिख लेना।
अंतोनियो गुटेरेस, ये पूरा मत लिखना, नहीं तो आप सारे ऊपर वाले भूल जाओगे फिर कल को बोलोगे गुरुजी यही याद रहा है बाकी सारे भूल गए 2017 में बने हैं। कहाँ से हैं? पुर्तगाल से हैं। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं 95 से 2000 तक। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी 2005 से 15 तक रह चुके हैं। सोशलिस्ट इंटरनेशनल के अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी वे संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं। ये 9वें महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। वो तो बढ़िया बात है अंकल, पर आपने इतना बड़ा नाम, हाउ इज द पॉसिबल है कोई आपका नाम भी अनाउंस करता होगा। तो आज हमारे बीच में आए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो अंकल, समझ गए। थैंक यू अंकल। बस आए हो ना, बस ये अंकल है, यही आया। इनका नाम तो मैं लिख के दे दूंगा, बाद में सब पढ़ लेना ऐसा होता होगा अंकल, बट बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप बैठे हुए इस पद पे, धन्यवाद उसके लिए। और आज के लेक्चर को यही विराम देते हैं। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जल्दी ही आपको एक बढ़िया खबर मिलने वाली है। और अंदर की बात बता रहा हूँ, राज की बात बता रहा हूँ, तो जल्दी से उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं फिर बोलोगे मैंने सर हमें तो पता ही नहीं चला, लेट हो गए। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।